नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जो है वो आज इकाई 1 करने वाले हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, क्योंकि नीट के अंदर सिर्फ 90 में से 89 88 क्वेश्चन पूरे से पूरे एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन उठकर आएगी। इसलिए आज हम 9 मार्च की रात को मैं तुम्हें अध्याय 1 और अध्याय 2 करवाने वाला हूँ। ठीक है। और आज ये जो दो टॉपिक है इसके अंदर मैं तुमको बताता जाऊंगा कि क्या क्या तुम्हें पढ़ना है और क्या क्या तुम्हें छोड़ना है। ठीक है। ताकि कल रात को जब मैं वीडियो अपलोड करूं तब तक तुम्हें कल के पूरे दिन में ये दो टॉपिक अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अध्याय 1। सबसे पहले ये हमारे साइंटिस्ट एर्नेस्ट मेयर। ठीक है। इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है, इसमें तुम्हें इतना ही पढ़ना है कि साइंटिस्ट जर्मनी के थे। ठीक है। और इनको 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा गया है। ठीक है। इसमें आपको इतना ही पढ़ना है और कोई टाइम खराब नहीं करना है। अब देखो चैप्टर 1 है जीव जगत। इसमें ये नहीं पढ़ना है, छोड़ो। ये नहीं पढ़ना है, छोड़ो। अब देखो काम काम की चीज़ बताऊंगा, तुम्हारे नंबर ना आए तो बताना यार। अब देखो ये क्वेश्चन पूछता है ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या आज लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक है, जिसको हम जैविक विविधता कहते हैं। ये लाइन याद रखना। ठीक है। और कहीं कुछ नहीं पढ़ना। अब ये पढ़ना है कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है और उस नाम से जो है अपन उसको सारे विश्व में जानते हैं और उसी प्रक्रिया को हम नाम पद्धति कहते हैं। ठीक है। और ये जो नाम पद्धति है ना, ये तभी संभव हो सकती है जब जीव का वर्णन सही किया गया हो। ठीक है। और हम ये जानते हो कि वो जीव कौन सा है, उस जीव का क्या नाम है, और इसी चीज़ को हम पहचानना कहते हैं। ठीक है। अब इसके आगे क्या पढ़ना है, इसके आगे आपको पढ़ना है कि जो है विश्व में सभी जैविक वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में दिया है। और ऐसे ही जो प्राणी है, प्राणी विविधता करते हैं, इनको इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया है। तो आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीजेडएन की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। अब देखो आगे आगे मैं आपको बस इतना ही बताता जाऊंगा एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ता है और किस टाइप का क्वेश्चन उठता है, ताकि आपकी एनसीईआरटी एकदम सॉलिड कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों। अब देखो प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, एक होता है वंश नाम और एक होता है जाति संकेत पद। ठीक है। अब देखो इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, ठीक है, उसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि द्विनाम पद्धति क्या होती है, तो इसको कल याद कर लेना अच्छे से कि जिसके नाम के दो घटक होते हैं, एक वंश नाम एक जाति नाम। ठीक है। अब देखो इस नामकरण प्रणाली को केरोलस लीनियस ने सुझाया था। ये वैज्ञानिक का नाम पूछेगा। ठीक है। कि द्विनाम पद्धति को किसने वो नामकरण किया था, केरोलस लीनियस ने। ठीक है। और इसका उपयोग पूरे विश्व के प्राणिक जीव विज्ञानी करते हैं। ठीक है। अब ये बता रहा है कि जैसे एक आम है, तो आम का जो वैज्ञानिक नाम क्या है पूछ सकते हैं, तो याद रखना मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है। अब आगे देखो इस नाम में जो मेंजिफेरा है, ये मेंजिफेरा, ये जो है ये वंश नाम है। ठीक है। और जो इंडिका है ये दोस्तों एक स्पीसीज नाम है। ठीक है। स्पीसीज या फिर जाति बोलते हैं की बात है। ठीक है। अब देखो नाम पद्धति के क्या क्या मतलब नियम होते हैं वो देखो। यहाँ से भी एमसीक्यू आएगा, यहाँ चेंज कर देगा। लेटिन होता है, जर्मनी होता है, कौन सी भाषा में होता है, तो याद रखना लेटिन जैविक नाम जो होते हैं वो लेटिन भाषा के होते हैं। ठीक है। और इनको तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, सीधे अक्षरों में लिखा जाता है, तो तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है। अब देखो इन्हें लेटिकरण अथवा इन्हें लेटिन भाषा की व्युत्पन्न समझा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको लेटिन भाषा में लिखते हैं अपन और तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। ठीक है। अब जैविक नाम में पहला शब्द जो होता है वो वंश नाम होता है। ठीक है। और जो दूसरा शब्द होता है वो जाति नाम होता है। ठीक है। यहाँ से एमसीक्यू बनता है। आगे देखो और भी है। जैविक नाम को जब अपन हाथ से लिखते हैं ना, मशीन से नहीं, हाथ से, जब हाथ से लिखते हैं ना, तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। और छपाई के अंदर है ना उसको तिरछा लिखना है। ठीक है। यह रेखांकन उसके लेटिन उद्भव को दर्शाता है। या भाषा चेंज कर देगा, उसकी जर्मनी उद्भव को दर्शाता है, किस कौन से उद्भव को दर्शाता है, तो लेटिन उद्भव को दर्शाता है। ठीक है। पहला अक्षर जो होता है वो वंश नाम का होता है। ठीक है। और जबकि जो वंश नाम होता है ना उसको बड़े अक्षर में होता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वो बड़े अक्षर में लिखता है पहला नाम। ठीक है। जो जाति नाम है ना उसको छोटा अक्षर में लिखना है। ठीक है। मेंजिफेरा इंडिका
का जो है ये आगे एग्जाम्पल देगा, अपन समझेंगे। ठीक है, देखो कोई भी जाति संकेत पद है ना, उसके बाद में जैविक नाम के अंदर लेखक का नाम लिखते हैं कि उसको किसने लिखा था, उस लेखक का नाम लिखेंगे। ठीक है, और उसको संक्षेप में लिखेंगे आराम से। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देते हैं मेंजिफेरा इंडिका लीन। अब इसमें क्या है, लीन क्यों लिखा, लीन का मतलब है कि इसको लीनियस ने रेखांकित किया था, मतलब लीनियस होता वो इसका लेखक था, इसलिए कोष्टक में लीन लिख दिया। अब देखो, क्योंकि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए क्योंकि सब जीवों का अध्ययन करना बहुत असंभव, क्योंकि बहुत सारी जातियाँ किस किस का करेंगे, तो क्या करेंगे, इसलिए एक ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसके अध्ययन को संभव कर सके, आसान कर सके, और उसी चीज़ को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो तो वर्गीकरण क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्गीकरण क्या है। तो वर्गीकरण एक वो प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। ठीक है, अब छोड़ो, अब आगे आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ये छोड़ो छोड़ो। अब आपसे क्या टेक सा पूछता है। ठीक है, जैसे बिल्ली है, स्तनधारी, गेहूँ, चावल, पौधे, जंतु आदि एक वर्ग है। ठीक है, जिसका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। अब देखो इन वर्गों की, ये जो है ये सब वर्ग है। ठीक है, इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली को जो है टेक्सा कहते हैं। ठीक है, और यह आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। ठीक है, जैसे पौधे, पौधे भी एक टेक्सा है, गेहूँ भी एक टेक्सा है। वो गेहूँ जो था ना, वो गेहूँ वर्ग भी था। ठीक है, और उसी को मतलब वो बोल रहा है कि इन वर्गों की वैज्ञा, तो वर्ग है ना जिसको अपन वर्ग बोलते हैं, उन्हीं वर्गों को अपन वैज्ञानिक भाषा में टेक्सा बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा था गेहूँ चावल पौधे ये वर्ग है, तो ये पौधा ये टेक्सा भी है, ये गेहूँ टेक्सा भी है। क्यों, क्योंकि वर्गों को ही टेक्सा बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार जंतु स्तनधारी होता है, ये सब टेक्सा है मेरे दोस्त। अब देखो आगे, अब देखते हैं, ये बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है। विशेषीकरण होता है, पहचान होता है, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आती है, ऐसी प्रक्रम है, मतलब प्रणाली है जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार है। इसका कुछ इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, छोड़ो। ठीक है, यार टेक्सा वर्ड याद रखना। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ भी कुछ नहीं पूछेगा आपको, छोड़ो। अब देखो, अब यह कह रहा है कि काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उसकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। ठीक है, अध्ययन की इसी शाखा को हम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। एमसीक्यू में आएगा वर्गीकरण पद्धति किसको कहेंगे, तो वो सीधा ऑप्शन में देगा कि मतलब जो अपन जीवों के विषय को जानने और उसकी विविधता सहित उसके संबंध में जो रुचि लेते हैं उसी को अपन वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, उसी को सिस्टमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब फिर से वही शब्द आ गया सिस्टमेटिक शब्द है ना, ये लेटिन शब्द से आया है। ये एमसीक्यू पूछ लेगा किस शब्द से आया है, तो याद रखना दोस्तों लेटिन शब्द से आया है। लेटिन शब्द है सिस्टेमा, उससे आया है। ठीक है, और इसी सिस्टेमा मतलब सिस्टम, सिस्टम का मतलब हो गया जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, और लीनियस ने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टम ऑफ नेचर चुना था। ठीक है, ये याद याद रखो तो ठीक है, वरना इसको रहने देना, पर यह वर्ड याद रखना। ठीक है, अब देखो वर्गीय की संवर्ग क्या होता है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, मतलब कई पद होते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, छोड़ो। इसमें आप टाइम खराब मत करना प्लीज़ अपना, क्योंकि एग्ज़ाम का लास्ट मोमेंट है। वैसे आपको कल पूरी रीडिंग करनी है, पर मैं आपको जो अंडरलाइन करूँ ना उन चीज़ों को आपको अच्छे से याद करके फिर आना है कल। ठीक है, अब देखो स्पीसीज, अब अपन स्पीसीज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है कि वर्गीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसको स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज किसको कहेंगे, मौलिक समानता होती है, जीवों का वो वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसको स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ सम ये बोल रहे हैं ना, समीप संबंधित स्पीसीज से उसके आकारीय विभिन्नता के आधार पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। मतलब आकार की याद रखना, मतलब हम जो संबंधित जो स्पीसीज है उसको अलग कैसे कर पाएंगे, तो आकार की विभिन्नता के आधार पर एमसीक्यू आ जाएगा कि उसको कैसे संबंधित स्पीसीज से अलग कर पाएंगे, तो आकार की विभिन्नता के आधार पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए अपन जैसे मेंजिफेरा इंडिका है आम को बोलते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू को बोलते हैं, पैंथेरा ल्यूस शेर को बोलते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण लेते हैं, उदाहरण समझा रखा है, ये सब छोड़ो। इसमें एक चीज़ देखो क्या,
कि प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। रट लो इस लाइन को, रट लो कि प्रत्येक वंश में एक और एक से ज़्यादा जाति संकेत पद हो सकते हैं। ठीक है, जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार के गुण समान हो उसको दिखाते हैं। ठीक है, बस ये लाइन रट लो। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार के गुण समान हो उसको दिखाते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ नहीं पढ़ना, अब आगे वंश पढ़ना है आपको। वंश क्या है? वंश में क्या होगी, जो जितनी भी स्पीसीज है उसका एक वर्ग आता है। रट लो, जितनी भी स्पीसीज है उसका एक वर्ग आता है। ठीक है, अब देखो, जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको जो रटना है वो ये रटना है कि एक तो स्पीसीज का वर्ग आता है और एक जैसे आलू टमाटर और बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। ठीक है, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं। ये रट लो, सोलेनम वंश में आती है। पैंथर, शेर, चीता तथा पैंथर टिग्रिस, इसमें बहुत से गुण है, ये सभी पैंथरा वंश के हैं। इनका वंश जो है वो सेम है लेकिन इनकी जो जाति वो अलग अलग है। अब ये वंश जो है ना पैंथरा वंश से दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है उससे भिन्न है। लास्ट में एक टेबल भी दे रखी है, शायद दे रखी है जहाँ तक मेरी ये रही ना, इस टेबल में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखो आगे। अब आके ऐसा है दोस्तों, अब अपन पढ़ते कुल। ठीक है, कुल में क्या आएगा, इसके अंदर संबंधित वंश आते, जितने भी वंश हैं संबंधित, वो संबंधित वंश जो होते हैं वो कुल के अंदर आएंगे। अब देखो वंश क्या होता है, स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। ये लाइन रट के रखना है, क्योंकि जैसे अपन देखो यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या ये लो, जैसे जैसे अपन इधर से इधर जाएंगे ना तो, और इधर से इधर जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें आएगी। जैसे इधर से इधर जाएंगे तो उसके अंदर जो समानता होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, अब देखो ऐसे अपन को यहाँ पे याद करना है कि वंश में जो होता है वो स्पीसीज की तुलना में कम समानता होती है। रट लो, कुल के वर्गीकरण का आधार जो होता है वो पौधे के कायिक तथा जनन गुण है। रट लो, रट लो, रट लो। कुल के वर्गीकरण, क्वेश्चन आएगा, कुल के वर्गीकरण का आधार क्या है, याद रखना पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल याद रखना, पौधों में 3 विभिन्न वंश जैसे सोलेनम, पिटूनिया और दतुरा, ये सब किस में आते हैं, सोलेनेसी कुल में आते हैं। ठीक है, जबकि प्राणी जैसे पैंथरा जिसमें शेर आता है, बाघ आता है, चीता आता है ना, इसको फेलिस के साथ फेलिडी कुल में रखे गए हैं। ठीक है, रट लो, रट लो कि जो प्राणी वंश होता है जिसमें पैंथरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, उसको फेलिस, फेलिस के अंदर आता है, बिल्ली उसके साथ फेलिडी में रखा गया है। हो सकता है आपको ये जो चीज़ें हैं ये अभी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आगे एक टेबल दी हुई है उससे अपन को इसको पूरा याद कर लेंगे। अभी तो इतना याद करो, कुल के अंदर संबंधित वंश आते हैं, जीन्स के अंदर संबंधित वर्ग आते हैं, स्पीसीज आती है, सॉरी। ठीक है, अब आगे चलो। गण, गण में क्या होगा, गण में वही, गण के अंदर ऊपर की चीज़ें आ जाएगी, स्पीसीज, वंश और कुल। ठीक है, जिसके समान लक्षण है वो सब आएंगे इसके अंदर। ठीक है, प्राय, प्राय गण तथा उच्च अन्य उच्चतर वर्गीय की स्वर को पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर करते हैं। पहचान लक्षण, पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर करते हैं, वर्ड याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब देखो गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं। ओके, अब आगे देखो, पादप कुल जैसे कॉर्नवोलियसी, सोलेनेसी को पोलिसोनेलस गण में रखा गया है। दोस्तों ये दोनों वर्ड याद रखना मेरे भाई, याद रखना। और इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, याद रखना, ये वर्ड याद रखना। ठीक है, जबकि प्राणी जैसे कार्निवोरा गण है उसमें फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। याद रखना, याद रखना, प्राणी में, प्राणी जैसे कार्निवोरा है उसके गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। ओके दोस्तों, भूल मत जाना, ये वर्ड याद रखना। ओके, अब देखो वर्ग, क्लास, क्लास में क्या आते हैं, जो ऊपर का जो भी गण है संबंधित गण आते हैं इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे प्राइमेटा गण है जिसके अंदर बंदर आएगा, गोरिल्ला आएगा तथा गिब्बन आते हैं। वो याद रखना, वो बोल देगा, क्वेश्चन आएगा प्राइमेटा गण में क्या क्या चीज़ें आती है, बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन, बिल्ली, कुत्ता, ऐसे आएंगे। तो तुमको याद रखना, बिल्ली कुत्ते नहीं आएंगे, बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन आएंगे, सीधी एनसीईआरटी की लाइन उठ के आएगी। और कार्निवोरा गण में आते हैं बाघ, बिल्ली, कुत्ता। तो ठीक है दोस्तों, ओके, और इनको किस में रखा गया है, मेमेलियन वर्ग में रखा गया है, याद रखना। ओके, अब देखो संघ, फाइलम,
अब बोलता है कि वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसर, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं उसका निर्माण करते हैं। तो वो बोलेगा कि संघ के अंदर क्या क्या आते हैं, जो ऊपर वाले जो जितने भी क्या थे ऊपर वर्ग क्लास थे वो संबंधित क्लास जो है वो संघ बनाएंगे बिल्कुल। ठीक है, अब देखो आगे। अब ये खुद ही बोल रहा है कि इन सभी को एक समान गुणों जैसे नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कोर्डेटा संघ में रखा गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, एमसीक्यू आ जाएगा कि कोर्डेटा संघ में इनको क्यों रखा गया है, मछली, उभयचर, सरीसर, पक्षी और स्तनधारी को कोर्डेटा संघ में क्यों रखा, अलग से क्यों नहीं बनाया। तो अपन फिर एमसीक्यू आएंगे अलग अलग की, नोटोकॉर्ड के आधार पर रख दिया, पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर रख दिया, 1 और 2 दोनों को दोनों आंसर है या फिर कोई आंसर नहीं है, तो दोनों आंसर हो गए, नोटोकॉर्ड और पृष्ठीय खोखला खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर रख दिया है। ठीक है, पौधों के इन वर्गों जिनमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं उसको अपन डिवीजन में रख दिया है। ठीक है, पौधों के लिए डिवीजन। ठीक है, पौधों के लिए डिवीजन। और ये जो वर्ड था ना संघ फाइलम में जंतुओं के लिए होता है। ठीक है, इसी संघ फाइलम के बराबर ही एक और होता है जिसको अपन डिवीजन बोलते हैं, वो पौधों के लिए होता है। ठीक है, अब देखो आगे बचा है जगत जिसको अपन किंगडम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो भी उच्चतम स्वर्ग है फाइलम है उनको रखते हैं, उच्चतम जिनको मतलब सेम सेम स्वर्ग है उनको रखते हैं। ठीक है, और पादप के जो सेम सेम डिवीजन है उनको रखते हैं। ठीक है, अब देखो अब इसके अंदर आगे आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है चित्र 1.1 में। देखो तो 1.1 में आप क्या देख रहे हो, अब बताएगा 1.1 के अंदर क्या है। देखो 1.1 में खुद ही पूछ रहे हैं कि आप इस व्यवस्था के आधार का इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैं बताऊंगा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं वैसे ही समान गुणों में कमी आती है। मैं बोल रहा था ना ऊपर जाएंगे ना ऊपर, वैसे समान गुणों के अंदर कमी आएगी। ठीक है, मतलब सबसे नीचे जो टेक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक गुण समान होंगे, जैसे जैसे ऊपर रहेंगे उसके अंदर वो कठिन होते जाते हैं, उसकी समस्या हो जाती है, मतलब उनके यहाँ पे जो गुण होते हैं वो सबके डिफरेंट होने लग जाते हैं, और यहाँ पे जो सेम सेम होते हैं उनके गुण ज़्यादा सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, ये लाइन याद रखना, बस यहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा दोस्त, बस यहीं से उठ के क्वेश्चन आएगा। स्पीसीज से जगत की ओर जाएंगे तो समान गुणों में कमी आती है। ठीक है, अब दोस्तों और क्या करना है लास्ट, बस मेरे दोस्त कुछ भी कर इस टेबल को रट, कुछ भी कर इस टेबल को रट, कैसे भी रट पर इस टेबल को रट। ठीक है, इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा मेरे दोस्त, मैं आपसे आशा करता हूँ बहुत अच्छा आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा। ठीक है, बाय।